हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो है सीपीओ एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज है यहाँ पर 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। काफ़ी लेट हो गया वीडियो लगाने में क्योंकि क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक स्टूडेंट है प्रगति, जिन्होंने कमेंट में कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे, जिनके माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए उस क्वेश्चन को सभी के सामने में यहाँ पर रखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, जैसा कि जीके जीएस जो है थोड़ा ही टफ आ रहा है, टफ तो हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पहले आपने कभी नहीं देखे हुए हैं। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर हम पहला एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इल्तुतमिश का मकबरा कब बना हुआ था। देखिए, इल्तुतमिश की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए, जिसमें कि 12 से 6 ईस्वी में सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश, जिसके पहले जो शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना हुआ था वो था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का यहाँ पर पूछा गया था कि किस मकबरा इनका कब बना या किस ईस्वी में बनाया गया था। तो 1235 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इल्तुतमिश का मकबरा बनाया गया था, जो कि क्या था कि यह कुतुब मीनार के पास कुवत उल इस्लाम के उत्तर पश्चिम कोने के बाहर स्थित है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है ये कहाँ पर बनी हुई है, तो दिल्ली इसका राइट आंसर होता है। तो कुवत उल इस्लाम भी कई बार पूछी गई है। इसके साथ साथ बात करें तो कब्र के अंदर ही जो इनका मकबरा बना हुआ है, 3 मिरहाब यानी कि प्रार्थना स्थान है। इनमें से केंद्रीय एक अन्य दो की तुलना में ऊंचा स्थित है। तो ये पूरा जो है प्रचुर मात्रा में संगमरमर से इनका जो मकबरा है बनाया गया है। तो डेट पूछी गई थी कि कब बना हुआ था इल्तुतमिश का, तो 1235 में बना हुआ था। गुलाम वंश के दूसरे संस्थापक थे, यानी कि दूसरे शासक रहे हुए थे। बाकी गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। इसकी स्थापना थी मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया था। और 1206 के बाद 320 साल के बाद 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। यहाँ पर मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार पूछे गए, तो मौलिक जो अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए, यानी कि अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ली जाती तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर संसदीय प्रणाली या एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड से लिया गया है। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको कहाँ से लिया गया, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। उसके साथ साथ आपके बाकी भी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, तो वो आपकी याद रखनी है। एक आपका आता है जो आपका कानून की जो समता का अधिकार है, यानी कि कानूनी चीज़ें हैं वो ली गई हैं जापान के संविधान से। तो जो भी चीज़ें अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं उनको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका देखिए नवरोज़ त्यौहार से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन कि नवरोज़ जो होता है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं, या नवरोज़ त्यौहार क्या होता है। देखिए, नवरोज़ की बात करें तो ये पारसी नववर्ष होता है, यानी कि जो पारसी लोग होते हैं उनका जो नववर्ष होता है, यानी कि जो नया साल होता है उसको नवरोज़ के नाम से जानते हैं। पारसी नववर्ष जिसे कि नवरोज़ के रूप में भी जाना जाता है। और ईरानी जो कैलेंडर होता है, क्योंकि देखिए ईरान में ही पारसी लोग होते हैं, तो जो ईरानी कैलेंडर होता है उसकी शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आपका बनाया गया था। यानी नया साल होता है ईरानी कैलेंडर के अनुसार, वो आपका होता है नवरोज़। ईरानी कैलेंडर आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि ईरान से लिया गया। ईरान में कौन से लोग होते हैं, पारसी लोग होते हैं। और ये परंपरा जो है लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी और दुनिया के आपके भर के पारसी समुदाय के द्वारा देखी जाती है। तो पारसी समुदाय से संबंधित है आपका नवरोज़ फेस्टिवल, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, जो लोग नए जुड़े हुए हैं अभी, जो कि ऑलरेडी पहले जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई नहीं, आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2024 का जो एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं या फिर 2023 का दिल्ली पुलिस, तो 2023 में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उन सभी क्वेश्चंस के हर एग्ज़ाम के हर शिफ्ट में जो कि जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है, सबको विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन के सॉल्व कर दिया गया है। और इन
5 एग्ज़ाम के अगर कॉम्बो बुक की बात करेंगे तो वो आपको मात्र 75 रुपीज़ में मिल जाएगी, जो कि किसी भी आप एक ऑफलाइन बुक ल्यूसेंट की बुक भी खरीदेंगे तो वो भी इससे ज़्यादा की आती है। तो आप समझ सकते हैं इसमें इतना ज़्यादा आपको मटेरियल दिया जा रहा है कि किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर है। ऑलरेडी जो लोग जुड़े हैं वो लोग ले चुके हैं, नए लोगों के लिए है जो लोग नहीं अभी तक जुड़े थे। ये नंबर आपको दिया हुआ, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना और आपको परचेस कर लेना। चलिए आ जाएंगे अपने टॉपिक के ऊपर वापस। नेक्स्ट एक आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए स्पोर्ट्स से क्या देखने मिला कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो अगर बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या की बात कर ली जाए कि कितनी होती है, तो बास्केटबॉल जो होता है उसमें वैसे तो आपके 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी भी समय जब कोर्ट में कुल 5 बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं, यानी कि आपको 5 दिया होगा, यानी कि 5 दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 12 खिलाड़ी तो उस तरह से होता है जैसे कि आपको पता होगा कि क्रिकेट में कुल 15 खिलाड़ी वहाँ पर चुने जाते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कुल जो मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है। कोई चोटिल हो जाए, किसी को कुछ अगर शारीरिक तौर पर मुसीबत आ जाती है तो वहाँ पर खिलाड़ी एक्सचेंज यानी कि बदल लिए जाते हैं। तो खिलाड़ी कुल 15 रखे जाते हैं वहाँ पर, लेकिन खेलते 11 हैं। उसी तरह बास्केटबॉल में 12 खिलाड़ी चुने जाते हैं और 5 खिलाड़ी जो है कोर्ट पर खेल रहे होते हैं। तो 5 यानी कि 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक गुलाम वंश से ही दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आपको पहला क्वेश्चन मैंने इल्तुतमिश का बताया था। क्वेश्चन ये था कि किस शासक की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। तो अगर पोलो खेलते हुए बात करें तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण जिसकी मृत्यु हुई थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का ये पहला राजा था जिसने कि गुलाम वंश की स्थापना करी 1206 में, और 4 साल बाद ही उसके 1210 ईस्वी में क्या था कि इसको चौगान खेलते समय घोड़े से गिरता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता यहाँ पर बताया गया कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक क्या दिया गया। देखिए आपको बताना है 36 से लेकर के 51 तक, तो इसमें दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हैं। ये एक जन कल्याणकारी राज्य के लिए होते हैं। संविधान का अगर इनसे कभी भाग पूछा जाए किस भाग में दिए गए हैं, तो ये भाग 4 में दिए गए हैं। और बात करें ये लिए कहाँ से गए, तो आपको पहले भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 को मिलाकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं, क्योंकि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए हैं और भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके देखिए मोस्ट रिपीटेड है क्वेश्चन, कई बार एसएससी में देखने को मिलता है, सबका ही सही हो जाता है क्वेश्चन, कि जो विंग्स ऑफ फायर है ये किसकी पुस्तक है या किसकी आत्मकथा है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो अगर विंग्स ऑफ फायर की बात कर लें तो यह है एक ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ये आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें कि भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उसके साथ साथ भारत के ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, और इसके जो सह लेखक रहे हुए थे वो अरुण तिवारी थे। इन्होंने जब लिखी थी विंग्स ऑफ फायर तो इसके जो सह लेखक थे वो अरुण तिवारी रहे हुए थे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया गया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके नहीं मिल पाए, तो ऑप्शन अगर आपको याद हो तो आप लोग बता सकते हैं। जिनका एग्ज़ाम था वो लोग कमेंट करके बताएंगे, बाकी वीडियो को लाइक शेयर और नहीं किया है तो आपको करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर करवाया जाता है। तो देखिए चावल की बात करें तो ये भारत ने 2020-21-22 में आपका 9.66 बिलियन अमेरिका डॉलर मूल्य का और 21.21 मिलियन टन चावल का यहाँ पर आपका रिकॉर्ड निर्यात किया हुआ था। तो चावल ऑप्शन में दिया हुआ था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 172 लाख टन और गैर बासमती जो था आपका 39.5 लाख बासमती चावल शामिल था। और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यानी 21 वर्ष में चीनी निर्यात आपका यहाँ पर 4.60 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड के उच्च स्तर पर यहाँ पर पहुँचा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक और यहाँ पर पुस्तक देखने को मिली कि जो डार्क रूम है, यानी कि डार्क रूम पुस्तक के लेखक कौन है। ये भले पुस्तक थोड़ी नई हो सकती है, ज़्यादा बार नहीं पूछी गई एग्जाम में। तो डार्क रूम जो है द डार्क रूम के नाम से इसको जानते हैं, तो ये है आर.के. नारायण की पुस्तक। इसका राइट आंसर जो है आर.के. नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भरतनाट्यम किस शैली में है? भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम या जिसे कि सदिर अट्टम भी कहते हैं, मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली होती है। शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम, इन तीन कलाओं का समावेश होता है। यानी तीन कलाएं होती हैं, भावम होता है, रागम होता है और तालम होता है। और भरतनाट्य के तीन रूप भी होते हैं, जिसमें कि आपका मेलतुर होता है, पांडलनूर होता है और वुजुवर होता है। ये तीन रूप होते हैं भरतनाट्यम के, तो इतना आपको याद रखना है। बाकी याद करें तो आपके 2 से 3 जो डांस से रिलेटेड अवार्ड दिए गए थे, उनसे क्वेश्चन आया हुआ था अवार्ड से। 2-3 से आपके जो क्वेश्चन थे वो केवल डांस के थे, अवार्ड वाले अलग थे। साइंस के जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे, साइंस के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। एक आपका पंचवर्षीय योजना से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जेंडर वाली, ये पंचवर्षीय वाला क्लियर नहीं हो पाया, वो लोग बता देंगे। बाकी एक क्वेश्चन जो था वो लियाकत अली से भी कुछ पूछा गया था, लियाकत अली से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन देख लेंगे। इतने ही क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में मिल पाए थे, आपको बताने का प्रयास किया। बाकी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस फिर लेकर आएंगे, चाहे लेट हो जाए। बाकी मिलते हैं कल, आप आज ही थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। थैंक यू।